हेलो एवरीवन, एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राणवी ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं पंकज पाठक। स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के एनसीईआरटी बोर्ड पर आधारित केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 4। पिछले 3 लेक्चर में आपने देखा ठोस अवस्था क्या होती है, ठोस किसे कहते हैं। ठोस का वर्गीकरण किया गया 2 रूपों में, एक था आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तो दूसरा रहा एमार्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड के बीच में क्या डिफरेंस रहा वो भी आपने पढ़ा। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, चारों पार्ट आपने देखे। ब्रैग समीकरण पढ़ाया आपने, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रही यूनिट सेल क्या होते हैं, स्पेस लैटिस क्या होती है, तो आपने यूनिट सेल भी पढ़ा और स्पेस लैटिस भी पढ़ा। यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे पैक्ड होते हैं ये पैकिंग आपको आगे मिलेगी, लेकिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जब पैक किया गया तो पैक करते समय उसमें कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूनिट सेल में रह सकते हैं वो भी संख्या आपने देखी। आपने देखा सिंपल यूनिट सेल के पास, सिंपल क्यूबिक सेल के पास आपने देखा घटक कणों की संख्या 1 थी, जबकि एफसीसी के पास घटक कणों की संख्या 4 पाई गई। रह गई बात बीसीसी की, तो उसमें घटक कणों की संख्या 2 पाई गई, यानी सेकेंड रैंक का यूनिट सेल था आपका बीसीसी। आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल के एज लेंथ जिसको हम डिनोट करेंगे ए से, एंड रेडियस ऑफ एटम, परमाणु की त्रिज्या के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध पाया जाता है, कौन सा गणितीय संबंध मिलेगा परमाणु की त्रिज्या यानी घटक कण जो रहेंगे उनके रेडियस, उनकी त्रिज्या और यूनिट सेल के कोर की लंबाई के बीच में क्या रिलेशन होता है, कौन सा संबंध पाया जाता है, यही आज की हमारी टॉपिक है। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं, कैसे इनको प्रूव करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास 2 टॉपिक लिखे हैं, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो हमने आपको अभी बताया कि जो यूनिट सेल का एज लेंथ होगा हम इसको डिनोट करेंगे ए से, और रेडियस ऑफ एटम इसको डिनोट करते हैं आर से। जब यूनिट सेल के अंदर पैकिंग की जाती है तो ये माना जाता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी जो घटक कण हम यूनिट सेल में पैक कर रहे हैं वो घटक कण स्फेरिकल शेप का है। तो आप सोचिए अगर घटक कण स्फेरिकल शेप का है यानी गोलाकार है तो जाहिर सी बात है उसका रेडियस तो होगा ही। तो क्या रेडियस होता है उसका बात हम रेडियस की करेंगे और यहाँ पे एज लेंथ की भी बात करते हैं। तो चलिए पहले इनको लिख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमने लिखा लेट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल is equal to a and radius of एटम्स, और वो भी एटम्स किसका होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का यानी घटक कण का। इसका जो रेडियस है मान लेते हैं आर है। अब हमको रिलेशन निकालना है, और रिलेशन में 3 चीजें, 3 के बारे में हमको निकालना है। सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में, सेकंड होगा आपका एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और थर्ड होगा आपका बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। यहाँ जो भी हम यूनिट सेल बनाएंगे उस यूनिट सेल के सभी एज लेंथ बिल्कुल इक्वल होंगे, हर कोर की लंबाई बिल्कुल बराबर रहेगी। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है सिंपल क्यूबिक सेल की बात करते हैं। चलिए क्या होता है रिलेशन सिंपल क्यूबिक सेल में, उसके यूनिट सेल के एज लेंथ और एटम्स के रेडियस के बीच में। तो चलिए यहां से बनाते हैं। देखिएगा यहां पे हमने यहां पे एक यूनिट सेल प्रिपेयर किया, जिसका एज लेंथ बिल्कुल इक्वल है, हर एज लेंथ हमारी एक इक्वल है। देखिए हमने यहाँ पे यूनिट सेल बनाया। आपको पता होगा कि जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं सिंपल क्यूबिक सेल में वो केवल कार्नर पे पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे कार्नर पे दिखा दिया, कार्नर पे सिंपल क्यूबिक सेल को दिखा दिया, और जितने भी एज लेंथ हमको नजर आ रहा है हर एज लेंथ बिल्कुल ए के इक्वल है। तो आप देखिए कि अगर हर एज लेंथ ए के इक्वल है तो ये वाली लेंथ भी हमारी ए ही होगी, ये वाली लेंथ भी हमारी ए ही होगी, हर लेंथ बाबू हमारी ए ही मानी जाएगी। तो चलिए अब आते हैं सिंपल क्यूबिक सेल की बात करते हैं। क्या
रिलेशन होगा इनके बीच में, इनको नॉमिनेट कर देते हैं ए बी सी, इनको डी कर देते हैं, ये हमारा पोर्शन रहा ई, ये एफ हो जाएगा, इसको जी कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं एच। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पढ़ा होगा आपने पैकिंग में जो सिंपल क्यूबिक सेल होता है उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कार्नर पे पाए जाते हैं। हम केवल एक कार्नर की बात करते हैं, किसी एक कार्नर को लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। सपोज करिए कि यहाँ पे ये जो ए बी लेंथ है हमारी, इस ए बी लेंथ में कार्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं और पैकिंग ऐसे होती है, पैकिंग इस तरह से की जाती है कि सब आपस में बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हो। तो पैकिंग कैसे हुई होगी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बनाने की कोशिश करते हैं। जब पैकिंग होती है तो यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं ये ऐसे आएंगे और यहाँ का ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा ये आके ऐसे आपस में ज्वाइंट रहते हैं। दोनों पार्टिकल्स, दोनों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दोनों घटक कण जिसको हमने स्फेरिकल माना है, दोनों बिल्कुल आपस में चिपके होंगे। और अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिख रहा होगा कि अगर यहाँ पे ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं तो यहाँ पे दो रेडियस, दो त्रिज्या घटक कण की आपस में चिपक गई है। यानी वो कौन कौन सी त्रिज्या है, तो सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक का ये एक रेडियस आर है और यहाँ भी इस रेडियस को आर मान लेंगे। याद रखिएगा घटक कणों की जो साइज होती है डिफरेंट नहीं होती है, सेम ही रहती है। तो आपको इस गोले से दिख रहा होगा, अगर ये हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है तो इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से आपको नजर आ रहा होगा, ये अगर आपस में चिपके हुए हैं तो आपको दिख रहा होगा कि इसका दो रेडियस इस लाइन पे आ गया, ये यहां से और एक यहां से। सेंटर से जो सरकमफेरेंस यानी परिधि को जो लाइन जाती है वो रेडियस है आपकी। तो ये रेडियस हो गया और ये भी रेडियस हो गया। और आपने तो पहले कुछ और ही माना है, आपने देखा कि पहले आपकी लेंथ जो ए बी है वो तो ए के इक्वल है, लेकिन घटक कणों के रेडियस में देखें तो वो ए नहीं है, वो कितना है, तो वो आपका आर और प्लस आर यानी वो 2r है। तो हम बात करते हैं, यहीं से हमने यहाँ पे एक पैकिंग की और इस पैकिंग में हमने किया क्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप हुआ क्या, आपने देखा कि यहाँ पहले आप मान लीजिए हैं लेट ए बी की जो वैल्यू है कितनी है, वो ए है, ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ए बी की वैल्यू 1 है। लेकिन कुछ और भी नजर आ रहा है हमको। क्या नजर आ रहा है कि ये जो घटक कण आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, जो चिपके हुए हैं, उनका जो रेडियस है उस ए बी की वैल्यू को कुछ और ही बता रहा है। क्या बता रहा है वो ए बी की वैल्यू को, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो लेंथ ए बी है वो आर प्लस आर के भी इक्वल है। कैसे इक्वल है, तो आप फिगर से देख सकते हैं, फ्रॉम फिगर से आपको पता चल रहा होगा कि बिल्कुल इक्वल है ये। फ्रॉम फिगर अगर हम शो कर दें तो ए बी की वैल्यू आर प्लस आर भी होनी चाहिए। तो अगर ए बी की वैल्यू आर प्लस आर होनी चाहिए तो ए बी इक्वल टू तो 2r हो गया। अब आप देखिए दोनों इक्वेशन को मिलाइए, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। पहले और दूसरे इक्वेशन को मिलाएं तो इस इक्वेशन का एक साइड इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू मैथ रूल, अगर मैथ के नियम की बात करें तो अगर एक समीकरण, दो समीकरण के एक पक्ष बराबर हो तो अब दूसरा पक्ष तो ऑलरेडी बराबर होना ही चाहिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं इन दोनों से, यानी इसको यहाँ पे हम शो कर देते हैं, देखिएगा यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 तथा 2 से क्या मिलेगा 1 एंड 2 अगर करते हैं आप, तो आपको मिल रहा होगा ए की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2r के, या जो r होगा उसकी जो वैल्यू मिलेगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, a/2 के। तो आपको सिंपल क्यूबिक सेल की बात करें तो सिंपल क्यूबिक सेल में जो घटक कणों का रेडियस होता है वो यूनिट सेल के कोर का आधा होता है, उनके कोर की लंबाई की आधी होती है। यानी जो r की वैल्यू मिलती है वो कितनी रहती है, a/2 ही पाई जाती है, इससे बड़ी नहीं होती है। जबकि a की जो वैल्यू होगी 2r होगी, क्योंकि आपने देखा कि जो घटक कण थे वो कार्नर पे चिपके हुए हैं। अगर घटक कण आपस में चिपक जाते हैं तो दो रेडियस आ करके इनके साथ ज्वाइंट हुआ, ये दोनों रेडियस इसकी वैल्यू को बता रहे हैं। आप चाहें तो इनके साथ भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से लाते हैं तो ये आपका जो लेंथ होगा ये हो जाएगा और यहाँ पे एक एटम्स आ जाएगा, तो उसमें भी एक रेडियस यहाँ से और एक यहाँ से दो आ जाएगा। यानी आपने पहले ही मान लिया है कि यूनिट सेल की जो लेंथ है वो a के इक्वल है। हमने भी तो लिख दी कि ab इक्वल टू a है। चलिए पहला हमने लिख दिया ab इक्वल टू a है, लेकिन आपने ये भी देखा कि जब पैकिंग हो रही है तो दो घटक कणों का रेडियस भी मिलके उसी ab के इक्वल होता है। देख लीजिए आप यहाँ पे इन दोनों का रेडियस मिल करके भी ab के ही इक्वल हुआ, तो ab इक्वल टू r प्लस आर, यानी ab इक्वल टू हो गया आपका 2r। और अगर एक साइड इसका इक्वल है
तो दूसरा साइड भी इक्वल होगा। और अगर दूसरा साइड भी इक्वल हुआ तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं a इक्वल टू 2r, जहां r की जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी आपको a/2। तो ये रहा सिंपल क्यूबिक सेल के लिए। आगे हम बढ़ते हैं, एफसीसी के लिए कितना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, हम निकालते हैं क्या रिलेशन होगा यूनिट सेल के एज, लेंथ और रेडियस के बीच में एफसीसी के लिए, यानी फॉर एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए क्या रिलेशन होता है घटक कणों की त्रिज्या और कोर की लंबाई के बीच में। तो चलिए देखते हैं क्या रिलेशन पाया जाएगा इनके बीच में। हमने पहले ही मान लिया है कि जो एज लेंथ है यूनिट सेल की वो a है और एटम्स का जो रेडियस होगा वो कितना है, r है। तो चलिए आते हैं एफसीसी की बात करते हैं, पहले बनाते हैं एफसीसी को। तो देखिएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं एक एफसीसी का। हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने की कोशिश की है एफसीसी की, देखते हैं क्या होगा और कैसे इनको हम प्रिपेयर करेंगे। एफसीसी क्या होता है, किसको कहते हैं एफसीसी? एफसीसी का मतलब होता है वो यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी घटक कण कार्नर के अतिरिक्त, कार्नर पे तो रहेंगे लेकिन कार्नर के अतिरिक्त उनके सभी फेस पे, सभी फलकों पे भी पाए जाते हैं। यानी यहाँ जितने 8 कोने दिखाई देते हैं उन 8 कोने पे तो रहेंगे ही, लेकिन जितने भी इनके फेस नजर आ रहे हैं आपको उनके फेस पे भी पाए जाते हैं। ऐसे ही यूनिट सेल को बोला जाता है एफसीसी, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहते हैं। इसी तरह का जो यूनिट सेल होता है वही एफसीसी कहलाता है। तो चलिए हम संरचना प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, एक बार फिर से को नाम दे देते हैं। ये पोर्शन हमारा A है, इसको B कह देते हैं, ये C है, ये D हो जाएगा, इसको E मान लेते हैं, ये आपका F है, ये G है और इसको कर देते हैं H। चलिए स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर में हमने आपको पहले ही बताया कि पैकिंग ऐसे होती है कि ये सब आपस में मिले जुले रहे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कहाँ रहते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कार्नर पे रहते हैं, बिल्कुल कार्नर पे रहेंगे, हमने कार्नर की बात कर ली, कार्नर पे रहते ही हैं। कार्नर के अलावा फेस पे भी होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं किसी एक फेस की, किसी भी एक फेस की, हम इसी फेस की बात करते हैं। ये जो हमको फेस दिखाई दे रहा है इसी फेस का हम जिक्र कर रहे हैं, इसी फेस की हम बात करते हैं। और इस फेस पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे इसके एक फेस पे यहाँ पे बिल्कुल एक बड़ा सा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, बिल्कुल इनके फेस पे यहाँ पे एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा। यहाँ पे आ जाए तो इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की तरफ बढ़े तो यहाँ पे भी एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको नजर आएगा, यहाँ पे भी एक रहेगा और यही हिस्सा आपका यहाँ भी इनके साथ ऐसे प्रेजेंट होगा, ये भी आपको प्रेजेंट मिलेगा यहाँ पे ऐसे। थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बदलाव है क्योंकि ये साइज थोड़ी बड़ी दिख रही है, वैसे ऐसे होती नहीं है। तो पैकिंग ऐसे ही होती है। होता क्या है आपका, एक फर्श ले लीजिए, जैसे ये ब्लैक बोर्ड समझ लीजिए। अगर ये ब्लैक बोर्ड की बात करें तो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ ब्लैक बोर्ड के इस हिस्से पे रहेगा, एक बिल्कुल इनके फेस में रहेगा और एक चला जाएगा बाबू इस वाले कोने पे। तो आप ध्यान दीजिएगा, यह स्ट्रक्चर तो हमने भी प्रिपेयर किया। हमारे पास ये जो लेंथ आ रही है यहाँ से ए से लेकर के डी तक, ये वाली लेंथ आप ध्यान दीजिएगा, बस यही देख लीजिए, आपका पूरा जो भी टॉपिक रहेगी पूरी तरह से सॉल्व है। आप देखिए आपको मिला क्या, आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इसका एक रेडियस, एक आर्क तो इसमें आ गया, लेकिन ये पूरा का पूरा आ गया, दोनों का दोनों रेडियस आ गया, यानी ये भी रेडियस आ गया, ये भी रेडियस आ गया और एक यहाँ का रेडियस आ गया। यानी अगर हम देखें इस फिगर की बात करें, फ्रॉम फिगर से अगर हम देखें तो हमको पता चल रहा है कि ये जो AD है वो किसके बराबर है। तो AD किसके बराबर है, R, फिर R और R 4 बार तो आया है यार। तो AD की जो वैल्यू होगी किसके बराबर मिल जाएगी आपको, R प्लस R प्लस R प्लस R, वो भी 4 बार आया। तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 4R मिल जाता है। ये कैसे हुआ तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं। फ्रॉम फिगर आप देख सकते हैं, फिगर से ऐसा है, फिगर से हमको नजर आ रहा है यहाँ पे कि AD की जो वैल्यू होगी 4R के इक्वल होती है। तो हमने लिख दिया AD की वैल्यू 4R। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। लेकिन थोड़ी सी बात, थोड़ा सा बदलाव, आपको पता है कि आपकी ये जो लेंथ है ये A के इक्वल है, ये तो आपको पता ही नहीं है कि ये लेंथ कितनी होगी। ये पता है कि ये भी जो है A है और ये भी पता है यहाँ जो BD लिया गया है वो भी लेंथ आपको A ही दिया हुआ है, ये भी A है, ये भी A है। और अगर ये एक
तरह का समकोण त्रिभुज है तो ये वाली जो लाइन एडी आती है ये एक तरह से कर्ण बन जाएगी और पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण पर बना वर्ग यानी इस कर्ण का जो स्क्वायर होगा इसका स्क्वायर AB के स्क्वायर और AD के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होगा। यानी अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ पे देख लें ट्रायंगल है ABD की बात करते हैं। ABD में आपको क्या नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। इसी ABD की बात करते हैं। इस ABD में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो AD का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, AB का स्क्वायर और प्लस BD के स्क्वायर के इक्वल है ये। अगर ऐसा है तो हमको मिल जाएगी AD की वैल्यू, जो कि AD की वैल्यू हो जाएगी √AB का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा हमारे पास BD का स्क्वायर। चलिए AB का स्क्वायर, AB की वैल्यू भी ये है और BD की वैल्यू भी ये है, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे तो AD की वैल्यू मिल जाएगी √A² प्लस A स्क्वायर। यानी कितना हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर जोड़ेंगे अगर तो यहाँ आ जाएगा 2A स्क्वायर। 2 का स्क्वायर रूट पूरी तरह से इंटीजर के रूप में नहीं फॉर्म हो पाएगा तो इनको छोड़ देते हैं, लेकिन A स्क्वायर का तो होगा और A स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा A। यानी हमको AD की वैल्यू हो गई हमारे पास √2A, ये इक्वेशन नंबर रहा 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक बार फिर से वही कंडीशन अप्लाई हुआ। यहाँ पे एक पक्ष अगर बराबर है तो दूसरा साइड भी इक्वल होगा। अगर दो इक्वेशन के एक पक्ष बराबर हो तो उनके दूसरे पक्ष भी बराबर होंगे। तो चलिए यहां लिखते हैं, इसी पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 से आपने क्या पाया देख लेते हैं। अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे। यानी हम लिख सकते हैं 4r की जो वैल्यू होगी वो √2a के इक्वल हो जाएगी। तो आप बताइए r की वैल्यू क्या हुई, r की वैल्यू हो जाएगी √2a/4 या r की जो वैल्यू होगी इसको हम लिख सकते हैं, इस 4 को अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ा दें तो √2a/4 को लिख सकते हैं 2 × 2 और एक √2 से यहाँ पे एक 2 कैंसिल होगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका a/2√2। तो ये रहा इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और एज लेंथ के बीच का रिलेशन। तो मिलेगा आपको r = a/2√2। जबकि आपने सिंपल में देखा था कि दो ही रेडियस आ रहा था, लेकिन जब FCC होगा तो FCC में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के दोनों रेडियस और जो कॉर्नर पे घटक कण होंगे उनके एक रेडियस आएंगे और ये वाली जो लेंथ होगी वो एक तरह से विकर्ण बन जाएगी। तो हमको करना क्या था, हमको सबसे पहले इस विकर्ण की लंबाई पता कर लेनी थी, जो कि हमने पता की तो आया √2a। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लेंथ है और ये है, और अगर ये समकोण त्रिभुज हुआ तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। हमने ऐसा ही किया और AD की वैल्यू √2a मिल गई। जबकि हमने पैकिंग में देखा कि हमारे पास 4 रेडियस AD के इक्वल हैं, तो हमने 4 रेडियस को AD के इक्वल कर दिया। 1 और 2 की अगर हम बात कर लें तो हम 1 और 2 का एक साइड बराबर है तो दूसरा भी तो इक्वल होगा ना, तो दूसरे को भी हमने इक्वल कर दिया और जब से हमने दूसरे को इक्वल किया r की वैल्यू मिल गई a/2√2। तो ये रिलेशन होता है इनके साथ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अब आता है तीसरा नंबर, वो होगा आपका BCC के लिए। तो क्या होगा BCC के लिए, चलिए अब मिटाते हैं इनको, तब आते हैं BCC पे। चलिए पढ़ते हैं तीसरी टॉपिक की तरफ। लिखा है BCC के लिए यूनिट सेल के एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए पहले बनाते हैं इनका स्ट्रक्चर, देखते हैं कैसे बनेगा इनका स्ट्रक्चर। ये रहा हमारा एक यूनिट सेल। और अगर बात हम करें BCC की कि BCC क्या होती है, तो BCC स्ट्रक्चर किसको कहते हैं आपने पढ़ा होगा, ऐसी संरचना या वह यूनिट सेल जिसमें घटक कण कॉर्नर के अतिरिक्त, कॉर्नर पे तो रहते ही हैं, बिल्कुल इनके अंतः केंद्र में भी पाए जाते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले इनमें नॉमिनेट कर देते हैं, ए बी है, ये आपका सी, इसको डी कह देते हैं, ये ई हो जाएगा, यहाँ पे एफ, ये जी है और ये आपका एच हो जाएगा। तो घटक कण कहाँ कहाँ रहेंगे ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे बड़ी बात कि एक घटक कण जो होगा, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा यहाँ पे कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, इस तरह से ऐसे रहेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हमने कॉर्नर पे कह दिया। एक जो होगा बिल्कुल इनके अंतः केंद्र में भी प्रेजेंट होगा, यानी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, और एक चला आए तो ये इस कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होगा। ध्यान से देखिएगा, इसको हमने एक तरह से पैकिंग कर दी, यानी हमारे पास जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहे वो इस तरह से पैक कर दिए गए। तो देखिए यहाँ पे पैकिंग में होती क्या है, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, एक ऐसे रहेगा, इस तरह से ये मौजूद रहते हैं। हम किसी एक तरफ लेके चलते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। तो हमारे पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इनको आपस में मिला देते हैं, इनको आपस में एक साथ कर देते हैं मिक्स। यहाँ से देखिए इनको हमने आपस में मिक्स कर दिया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो बात हम कहना चाहते हैं, देखिएगा घटक कण कॉर्नर पे थे, बिल्कुल हमने रखे, कॉर्नर के साथ इनके अंतर केंद्र में भी होते हैं। तो आप सपोज करिए, आप एक बॉक्स से दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पे जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये एक बॉक्स है, एक तरह का यूनिट सेल है, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे हैं, घटक कण पे हैं, यहाँ पे हैं। एक पार्टिकल्स यहाँ पे है इस वाले हिस्से पे, और एक बिल्कुल अंतः केंद्र में, और एक चला आता है बाहर की तरफ। तो यहाँ पे एक रूम है, रूम में समझिए कि इस रूम के पास एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उस कॉर्नर पे है, यानी अंतिम कॉर्नर पे है, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बिल्कुल उसके निचले वाले हिस्से पे है, और बीच में अंतः केंद्र में एक घटक कण मौजूद है। अब देखते हैं कि ये लाइन जो ये भी, ये जो आपको जो वैल्यू दिखाई दे रही है फिगर से, ये बीजी किसके बराबर होगी, पहले इसकी बात कर लेते हैं, आगे की बात आगे देखेंगे। एज लेंथ जो है यूनिट सेल की, हर एज लेंथ बिल्कुल इक्वल है, कि इक्वल है। थोड़ा सा इसमें आप ध्यान दीजिएगा, बना कैसे था ये हमने देखा। हमने एक यूनिट सेल तैयार किया और उस यूनिट सेल में स्ट्रक्चर हमारा बीसीसी का है, यानी एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें घटक कण कॉर्नर पे रहते हैं और कॉर्नर के साथ साथ कहाँ रहते हैं, उनके अंतः केंद्र में बीच में भी पाए जाते हैं। तो पैकिंग कैसे हुई, एक कण हमने कॉर्नर पे रखा, दूसरा कण अंतः केंद्र में हमने कर दिया, और तीसरा कण बिल्कुल सामने वाले में आ गया। सारे कण आपस में चिपके हुए हैं। तो हम किसी को लेके, किसी एक विशेष तरह से कण को लेके चलते हैं। हमारे पास देखिए हमने इस कण को लेके चला, ये हमारा एक कॉर्नर पे था, ये बिल्कुल बीच में आया, और सबसे निचले वाले हिस्से पे ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आया। यहाँ भी आप अगर देखेंगे तो आपको 4 रेडियस नजर आ रहा होगा। ये हमारा पहला रेडियस इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का है, और ये तो अंतः केंद्र में आया बाबू, तो इसका 2 रेडियस आ गया आर, और यहाँ भी आ गया आर, और एक 4 रेडियस आ गया यहाँ पे आर। अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो गई। तो हम लिख सकते हैं हमारी जो लेंथ आ रही है बीजी की, ये जो लेंथ है ये r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 4 बार r हुई, और बीजी की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी मिल जाती है, 4r की। कैसे मिली, फिगर से देख के लग रहा है, फ्रॉम फिगर स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि ये जो वैल्यू होगी वो 4r की इक्वल होगी। कर तो दिया हमने बीजी की वैल्यू 4r। अब देखते हैं रियलिटी में यूनिट सेल के साथ बीजी का रिलेशन क्या है। तो चलिए आ जाते हैं बीजी की तरफ। हमारे पास अभी तक कोई भी ट्रायंगल, कोई भी त्रिभुज मिला नहीं, और त्रिभुज मिला नहीं तो कैसे बनाएंगे। तो ध्यान देंगे अगर आप यहाँ से, तो इस लेंथ से अगर हम इसको मिला दें तो एक हमारा ट्रायंगल प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ से इसको अगर हम मिला दें तब ऐसा होगा, लेकिन हमको तो ये भी लेंथ नहीं पता है। हाँ, ये लेंथ जरूर हमको पता है कि कितनी होगी। तो ये वाली जो लेंथ हमको पता है वो कितनी होगी, तो वो लेंथ तो हमको पता है कि जो होगी वो ए होगी। यानी अगर हम लिख दें तो हमको पता है जो बीएफ की लेंथ है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। लेकिन ये लेंथ कितनी होगी ये हमको नहीं पता है कि इस लेंथ की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले हम निकालें ये लेंथ, और जब ये लेंथ निकल जाएगा तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज। यानी हमको लेंथ निकालनी है यहाँ पे, सारी लेंथ जितनी भी लिखी गए हैं, ये वाली लेंथ भी हमारी ये होगी, ये वाली लेंथ भी ये होगी। तो इसी को लेके चलते हैं, ये भी ये है और ये भी है, बी एफ भी ये है। यहाँ से हम लिख सकते हैं जो एफ एच है वो भी ये है, और जो यहाँ पे जी एच है वो भी वैल्यू किसके इक्वल है, ए है, क्योंकि सब ए है, हमने पहले ही माना है। एज लेंथ जो है यूनिट सेल की वो ए है। तो अगर ये भी ए है और ये भी ए है तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज, यहाँ पे लिख देते हैं समकोण की बात कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज एफ जी एच में, समकोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं, एफ जी एच की बात कर लेते हैं। एफ जी एच में अगर हमने देखा समकोण त्रिभुज में तो क्या मिलेगा हमको वैल्यू मिल जाएगी जी एच की। जी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जी एच इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यानी स्क्वायर रूट में हो जाएगा आपका
एफ एच का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पे जी एच का स्क्वायर, और सारी वैल्यू तो बिल्कुल सेम है, सॉरी जी एच यहां से एफ एच नहीं एफ जी है, ये एफ जी की वैल्यू जो होगी एफ एच का स्क्वायर प्लस जी एच का हो जाएगा, और यहाँ पे हम निकाल लेंगे एफ जी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी जो एफ जी मिला हमको वो मिल जाएगा हमारे पास √2 अंडर रूट 2a। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 2। और जैसे ही हमको वैल्यू मिली एफ जी की, जैसे ही हम एफ जी पा गए, लिख सकते हैं पुनः ट्रायंगल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बात लिख सकते हैं पुनः त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज ही लिखते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है हमारा? तो ये है हमारे पास बी एफ जी में। तो बी एफ जी में क्या मिलेगा हमको? बी एफ जी में हम अगर हम बात कर लें तो हमारे पास मिल जाएगा जो बीजी होगा, बीजी की वैल्यू जो होगी वो अंडर रूट आ जाएगी करनी में, इस बीजी की वैल्यू जो होगी वो करनी में बी एफ करनी में मिल जाएगा बी एफ का स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा हमारे पास एफ जी का स्क्वायर। तो रख देते हैं, हमको मिल जाएगा बीजी इक्वल टू अंडर रूट इसका स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर है, और आपने देखा कि जो एफ जी की वैल्यू है अंडर रूट 2a है, तो एफ जी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 2a का स्क्वायर, यानी टोटल हमारे पास क्या मिल गया? बीजी की वैल्यू जो मिल जाएगी ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, और पहले से स्क्वायर है आ जाएगा आपका 3a स्क्वायर, यानी बीजी की जो वैल्यू मिली वो √3a मिल गई। ये इक्वेशन नंबर रहा 3rd। और मिला लीजिए आप, यहां से आ चुका है बीजी और यहां भी बीजी है, दोनों का देखिए एक पक्ष बराबर है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3rd, इक्वेशन 1 एंड 3rd पहले और तीसरे से। तो आप देखिए पहले और तीसरे से मिलाएंगे तो होगा क्या? हम लिख सकते हैं 4r इक्वल टू अंडर रूट 3a, तो r इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट 3/4a। ये हमारे बीच का रिलेशन रहा बीसीसी के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन बीसीसी पे ही पूछे जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए हमने लगाया कैसे, हमारे पास स्ट्रक्चर क्या थी। हमने एक यूनिट सेल प्रिपेयर किया जो कि बीसीसी थी, और बीसीसी की एक खासियत होती है कि घटक कण जो होंगे वो कार्नर पे तो मौजूद रहते हैं, लेकिन कार्नर के साथ साथ बिल्कुल इनके अंतर केंद्र में भी पाए जाते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं पैकिंग हमारे पास यहाँ से हुई और एक सारे घटक कण ऐसे ऐसे पैक थे, एक यहाँ पे है, गोल गोल पैक है यहाँ पे, और एक घटक कण अंतर केंद्र में है। तो आप कहीं से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो इसको टच कर रहा होगा, 3 चीजें आ जाएंगी। यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ से बनाएंगे तो एक बार यहाँ आएगा और एक यहाँ पे टच कर जाएगा। तो कहीं से भी आप देखेंगे तो एक अंतर केंद्र में 2 रेडियस और 2 रेडियस इसके वाले कार्नर वाले के आ जाएंगे, यानी टोटल 4 रेडियस आएंगे। बात रेडियस की नहीं है, दिक्कत ये है कि ये जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये पहले तो एक समकोण त्रिभुज प्रिपेयर कराना पड़ेगा आपको। उसके लिए हमने क्या किया, देखिए हमारे पास ये जो बीजी की वैल्यू मिली आर 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 4 बार आर आया हमारे पास, बीजी की वैल्यू हमने 4r रख दी। लेकिन अब इस बीजी का मान यूनिट सेल के एज लेंथ के रूप में कैसे निकालें? हमको तो बस बाबू ये पता है कि ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए है और ये लेंथ है, लेकिन हमको दिख रहा है कि अगर हम इसको यहाँ से मिला दें, एक रचना कर दें, एफ से जी को मिला दें, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और हमने बना भी दिया समकोण त्रिभुज एफ जी में। तो अगर हमने बनाया तो हमको मिला एफ जी की वैल्यू, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कण जो होता है वो अंडर रूट में हो जाएगा लंब और प्लस आधार पे, हमने यही तो किया। यहाँ पे हमको मिला एफ जी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एफ जी इक्वल टू अंडर रूट 2a। और जैसे ही ये मिल गया हमारे पास फिर एक समकोण त्रिभुज बन गया, पुनः एक बार हमको समकोण त्रिभुज मिला, और जैसे ही ये समकोण त्रिभुज मिला तो इसमें भी इसका मान इनके वर्गों के योगफल के वर्गमूल के बराबर होगा। वर्गों का योगफल प्लस बीच में है और स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। मिल गया वैल्यू हमको बीजी की, जो कि मिला हमारे पास अंडर रूट 3a स्क्वायर, बीजी इक्वल टू अंडर रूट 3। और जैसे ही ये बात यहाँ तक आई, हमारे पास एक साइड तो बिल्कुल इक्वल है, तो हम तुरंत दूसरे साइड को कर देंगे इक्वल, और जैसे इक्वल करेंगे 4r इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3a, और r की वैल्यू हमको मिल जाएगी जो कि होगी हमारे पास अंडर रूट 3/4। तो ये रहा हमारा टॉपिक एज लेंथ। यूनिट सेल की जो एज लेंथ होती है, जो रेडियस होता है एटम्स का, उनके बीच में क्या रिलेशन पाया जाता है, इस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ज्यादातर टॉपिक आती है बीसीसी की बात ही पूछी जाती है, बीसीसी की टॉपिक ज्यादातर ही क्वेश्चन पेपर में आती है। एफसीसी भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं।
हर टॉपिक पूछी जाती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे हम पढ़ेंगे पैकिंग फ्रिक्शन और पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है, बिल्कुल इनके बेसिस के साथ इनका यूज वहाँ भी इनका यूज आएगा और उनके यूज के साथ हम इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।